हेलो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का। तो फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी में कौन सा है? फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक जगत। तो फिजिकल वर्ल्ड मतलब भौतिक जगत, हमारे आसपास की जो दुनिया है, उस दुनिया में क्या क्या चीजें हम अनुभव करते हैं, उन सारे चीजों का अध्ययन यहाँ पे किया जाएगा। इस चैप्टर में उन सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम क्या क्या अनुभव करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बच्चा यहाँ पे, ये बरगद का पेड़ है, उसमें एक झूला झूल रहा है। ये तो झूला झूलते समय अगर ये टूट जाता है, इस बरगद का डाली टूट जाता है, तो ये नीचे गिर जाएगा ऐसे। और भी यहाँ पे देखिए, एक भाई साहब यहाँ चीलम ये पी रहे हैं। ये तो इससे धुआं जो निकल रहा है, धुआं वो नीचे तो नहीं जाता है धुआं, जबकि ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है सब ऑब्जेक्ट को। ये जो पी रहे हैं, इसका धुआं ऊपर ऐसे उठता है। तो ये ऐसे ही छोटी छोटी सारी चीजें जो हमारे आसपास हो रही हैं, वो किन लॉज को फॉलो करती है, किन नियमों को फॉलो करती है, उन सारे नियमों का अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो किस नियम पे बेस्ड है। ये प्रकृति के जितने भी नियम हैं, उनको सारे ऑब्जेक्ट, लिविंग चाहे हो या नॉन लिविंग हो, सारे ऑब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरह से पालन करते हैं। हम और आप अपने बनाए हुए नियमों का भले ही पालन न करें, लेकिन प्रकृति के बनाए हुए नियमों का पालन सबको करना पड़ता है ना। तो इन्हीं प्रकृति के नियमों का पालन करने के लिए हमें जानना जरूरी है कि क्या है प्रकृति का नियम। जैसे प्रकृति का नियम अगर देखें तो सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही उदय होता है सूर्य का। वो एक भी दिन वो मना नहीं करता है सूर्य कि आज मैं नहीं उगूंगा, आज मैं थक गया हूँ, आज रहने देते हैं, जैसे हम और आप करते हैं। वो प्रॉपर हर दिन सुबह सुबह पूर्व दिशा में निकलता ही है सूर्य। तो कितने अच्छे से वो पालन कर रहा है अपने नियमों का, है कि नहीं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे प्रकृति में क्या क्या फेनोमेना हो रहा है, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, जिनको हम अपने आसपास डे टू डे लाइफ में देखते हैं। और फिर हम उनको समझने की कोशिश करेंगे कि वो किन रूल्स को, किन लॉज को वो फॉलो करते हैं। जैसे सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप सुबह उठे तो घूमने के लिए, टहलने के लिए सुबह सुबह जाते हैं। देखिए यहाँ वॉकिंग करने के लिए रोड बना हुआ है, आप इस पे सुबह सुबह टहलने जाते होंगे। आपके जहाँ भी आपका सिटी टाउन होगा, वहाँ पे आप भी जाते होंगे पार्क में घूमने के लिए। अब खेतों में देखिए, इधर खेतों में धान लहलहा रहा है, खेत, पेड़ हैं, ये सारे प्रकृति के नियम को मानते हैं। पेड़ से जब भी फल कभी टूटता है, ये ये किस चीज का पेड़ है मुझे पता नहीं चल रहा है यहाँ, लेकिन अगर ये आम का पेड़ होता तो अगर इससे फल टूटता आम, तो वो हमेशा नीचे ही गिरता है, कभी वो ऊपर की तरफ नहीं उड़ जाता है। वो कभी नेचर के लॉ को तोड़ता नहीं है, हमेशा मानता है। तो सुबह सुबह भी आप बहुत सारे नेचर के फेनोमेना को आप देख सकते हैं। फिर सुबह तो सूर्य का प्रकाश बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग को। सूर्य की प्रकाश में बैठना सामने अच्छा लगता है। लेकिन दोपहर होते ही गर्मी बढ़ जाती है, सूर्य एकदम पास रहता है पृथ्वी के उस समय। पूरे दिन के दौरान सबसे पास में दोपहर के समय में रहता है, एकदम सामने। और उसमें उसकी तरफ देखना भी मुश्किल होता है। सुबह सुबह तो देखते भी होंगे आप, जिसमें सनराइज होता है सूर्य की तरफ देख भी सकते हैं, दोपहर में तो देख भी नहीं पाएंगे उसकी तरफ। तो दोपहर में भी कुछ कुछ फेनोमेना देखने को हम लोग को मिलता है। जैसे कि ज्यादा गर्मी होती है तो हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया है दोपहर में, सुबह में थोड़ा कम था। और भी आप कभी झरना जरूर कहीं पे देखे होंगे, वाटरफॉल, जहाँ पिकनिक के लिए गए होंगे, आपके गांव के आसपास भी होगा। तो उस झरने का पानी भी हमेशा नीचे ही गिरता है, कभी ये पानी ऊपर की तरफ जाता हुआ नहीं दिखेगा आपको। तो कितने अच्छे से ये सारे प्रकृति ने जो चीजों को बनाया है, वो उसके नियमों को मान रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। फिर जब रात होती है, तो रात होते ही मुझे स्काई में तारे दिखने लगते हैं, स्टार्स दिखते हैं, मून दिखता है। करते हैं प्लानिट हमेशा एक सर्टेन टाइम में ही एक रिवॉल्यूशन सूर्य के चारों तरफ,
ऐसा नहीं है कि पृथ्वी इस ईयर 365 डेज में किया तो अगले साल उससे ज्यादा 100 डेज में ही कंप्लीट कर लिया, या उसके बाद 500 डेज में किया। एवरी ईयर सेम टाइम में अर्थ कंप्लीट करता है अपना वन रिवॉल्यूशन, वैसे ही सारे प्लानेट सेम टाइम में ही अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। उसके अलावा कोई किसी के रास्ते में नहीं आता है। जैसे ऐसा नहीं होता है कि जुपिटर चल रहा है तो सैटर्न उधर से आके उसको टक्कर मार दिया, वो अपने ही ऑर्बिट में चलता है। कितने अच्छे से ये नॉन लिविंग थिंग्स होकर भी कितने अच्छे से प्रकृति के नियमों का पालन कर रहे हैं, है कि नहीं? प्रकृति के इन नियमों को समझने का प्रयास वो 100 या 200 ईयर पहले से नहीं हो रहा है, ये सदियों से होता चला आ रहा है। ऋषि मुनि भी पहले इन नियमों की खोज में तपस्या किया करते थे, बहुत अध्ययन किया करते थे, गहन अध्ययन किया करते थे पता लगाने के लिए ग्रह नक्षत्रों के बारे में, राहु केतु क्या होते हैं, ग्रहण कब लगता है, क्यों लगता है, ये सारी चीजें ऋषि मुनि बहुत ज्यादा तपस्या करने के बाद पता लगाए थे। और उन्होंने ये बहुत सारे नियमों को लिख भी रखा है, जिसे हम वेदों में, उपन्यासों में ये सब और किसमें पढ़ते हैं, वेदों में पढ़ते हैं, गीता में पढ़ते हैं, इन सारे नियमों को पुराण में पढ़ते हैं, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सब। तो ये ऋषि मुनि हमारे लिए ये सब ज्ञान का भंडार तपस्या करने के बाद देकर गए हैं हमें। तो मॉडर्न साइंस में इन्हीं को, ऋषि मुनि को ही साइंटिस्ट आप समझ लीजिए कि वो सब साइंटिस्ट हैं। वो सब भी बहुत दिन रात मेहनत करके प्रकृति के नियमों की खोज करते हैं कि प्रकृति इन नियमों का पालन कराती है जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे। ठीक, तो अब इन्हीं नियमों को हम भी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये नियम, इन्हीं नियमों को हम भी समझने का प्रयास करेंगे। अब इन प्रकृति के, नेचर के नियमों को, लॉज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहे हैं। जैसे क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच का कुछ रूल्स बना हुआ होगा रूल बुक में, लेकिन वो रूल तो सभी लोग पढ़े हुए नहीं रहते हैं। लेकिन क्रिकेट मैच को देखकर और उसे देखते देखते समझ जाते हैं सारे लोग, माने बहुत सारे नियम हम समझ जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे अब क्रिकेट हम देख रहे हैं तो अगर विकेट पे बॉल जाकर लग जाता है, बॉलर ने बॉल थ्रो किया और वो बॉल जाकर विकेट पे, यहाँ पे लग गया विकेट पे, तो विकेट पे लगते ही हम लोग समझते हैं कि अच्छा बॉल विकेट पे लगेगा तो आउट बोला जाता है, वो आउट हो जाता है प्लेयर। तो ये हमने नियम बना लिया देखकर। तो वैसे ही नेचर में कुछ फेनोमेना को देखकर और हम लोग वो लॉ बना लेते हैं कि ऐसा नेचर का लॉ। लेकिन हो सकता है कि हमने जो लॉ सीखा है वो इनकम्प्लीट है, और भी कुछ होता होगा नेचर का लॉ। तो जब तक हम उन घटनाओं को देखेंगे नहीं, तब तक हम कैसे पता चलेगा हमें कि वो नेचर में और भी कुछ लॉ। जैसे एक क्रिकेट देखते रहे तो मुझे पता चला कि ये बॉलर बॉलिंग किया और इसके पैर पे लगा, विकेट पे नहीं लगा, ये सचिन तेंदुलकर के पैर पे लगा बॉल, और तो भी अंपायर ने आउट दे दिया। तो मुझे उस समय समझ में आ जाएगा, मैं रूल बना लूंगा कि अच्छा पैर पे लगने पे भी आउट होता है। लेकिन फिर अगले दिन जब मैं क्रिकेट देख रहा था तो ये विराट कोहली खेल रहा था, इसके पैर पे लगा बॉल और वो आउट नहीं दिया अंपायर। तब मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं, पैर पे सिर्फ लगने से नहीं होता है, अगर वो बॉल विकेट की तरफ जा रहा है और तब पैर सामने आ गया बीच में और पैर पे लग गया, तब आउट होता है। तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को देखकर और पता करते हैं कि ये नेचर में कैसे लॉ बनाए हैं नेचर, राइट। और अभी तक तो हो सकता है कुछ फेनोमेना हम लोग देखे भी नहीं होंगे, तो हम उन लॉ के बारे में जानते भी नहीं होंगे कि क्या वो उसके उससे रिलेटेड क्या नियम बनाए हैं नेचर ने। तो आगे आने वाले समय में हम अगर किसी नए फेनोमेना को देखते हैं नेचर के, तो पुराने लॉ से अगर वो एक्सप्लेन नहीं हुए तो हो सकता है कि नया कुछ लॉ भी बनाना पड़ जाए। अब इन नेचर के लॉ को समझने के लिए एक साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं है, हर एक आदमी अपने आप में साइंटिस्ट है, क्योंकि वो भी कुछ ऑब्जर्व करता है नेचर में क्या क्या फेनोमेना हो रहा है, वो भी ऑब्जर्व करता है उन सारे फेनोमेना को, और उस पे बेस्ड वो भी अपने मन को संतुष्ट करने के लिए वो भी सोचता है कि ये क्यों हो रहा होगा, वो भी अपने मन में आंसर ढूंढता है। जैसे जब हम छोटे बच्चे थे, मतलब 3, 3rd, 4th ऐसे क्लास में पढ़ते थे स्टैंडर्ड में,
तो उस समय भी हम ये गेम ये सब खेला करते थे, चोर सिपाही और राजा मंत्री ऐसे होता था। तो राजा के लिए 100 होता था नंबर, और एक एक लिखा करता था, कोई एक होता था फ्रेंड, वो लिखता था। उसी चारों में से 4 लोग खेलते थे, और कागज को ऐसे बंद करके और फेंक देते थे ऐसे, और सब एक एक ले लेते थे। और जिसके पास आता था, राजा आता था, वो राजा बोलता था कि सिपाही सिपाही चोर को पकड़ो। तो सिपाही का क्या काम रहता था कि उसको चोर को पकड़ना होता था। तो अब सिपाही राजा को तो समझ गया कि ये राजा है, क्योंकि इसी ने ऑर्डर मुझे दिया है। अब इतना सारा कुछ हम बचपन से ही सोच दिमाग लगाते हैं, देखिए। और ये चोर सिपाही का नियम कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं है, वो हम लोग खेलते खेलते देख के ही समझ लेते हैं। तो कोई एक पांचवा पर्सन है, 4 लोग खेल रहे हैं और वो देख रहा है इसको, वैसे ही जैसे नेचर में घटनाएं हो रही हैं और हम लोग देख रहे हैं, वो पांचवा पर्सन हम लोग हैं। तो बोला सिपाही सिपाही चोर को पकड़ो। तो सिपाही अब कंफ्यूज है कि किसको मैं पकड़ूं, क्योंकि जिसने बोला वो तो राजा है, उसको मैं पकड़ लूंगा तो मैं हार जाऊंगा। तो अब चोर में 2 उसके पास आ जाएंगे, कौन कौन से, एक राजा और इधर मेरे पीछे एक इधर मंत्री है, मंत्री एक है। तो राजा और इधर मंत्री है। तो राजा को तो पकड़ेगा नहीं वो, क्योंकि समझ गया कि ये राजा मुझे ऑर्डर दिया है, यानी कि ये नहीं हो सकता है। तो अब बच गए, 2 लोग बच गए, एक चोर और एक मंत्री बच गया। तो सिपाही किसको पकड़ेगा, उस चोर को, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि हाथ उसके हाथ में कागज है और वो दिखाया नहीं है। तो गलती से कहीं मंत्री को पकड़ लिया, तो अब क्या होगा, वो सिपाही जो था उसके साथ चोर अपना बदला बदली कर लेगा। माने चोर को अब 500 मिल जाएगा और ये जो सिपाही था उसको 0 मिल जाएगा। लेकिन अगर उसने सही सही चोर को पकड़ लिया, तब तो सिपाही को 500 मिलेगा और मंत्री को 800 जो था वो मिलेगा और चोर को 0 मिलेगा। तो ऐसे ये हम देख देख कर ही सीख गए थे, ये तो हमें किसी ने सिखाया नहीं था हमें, और न ही हम किसी बुक में पढ़े थे। बस लोगों को खेलते हुए देखकर ये चोर सिपाही वाला ये गेम हम समझ गए थे। आप भी ऐसे ऐसे बहुत सारे गेम को आप भी समझ गए होंगे, ऐसे देख देख कर, बिना किसी बुक में पढ़े हुए। तो ऐसे ही प्रकृति को देखकर भी हम उसके बहुत सारे नियमों को समझ जाते हैं। अब ये भी एक गेम है, ये भी बचपन में आप ऐसे खेले होंगे। ये 5 पत्थर का टुकड़ा होता था, उसको ऐसे हाथ में करना होता था, और फिर उसको, इसके बाद हमको याद नहीं, हम खुद भूल गए हैं क्योंकि छोटे थे तो खेले थे। उसके बाद एक करके ऐसे कैसे कुछ पकड़ना होता है किस तरह से, आपको अगर याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कैसे खेलते हैं। हम अभी इस गेम को भूल चुके हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है कैसे खेलते थे बचपन में। अगर किसी को याद हो तो चैट बॉक्स में सेंड कीजिए या मैसेज लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो हम में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो बचपन से ही स्कूल जब जाते हैं तब से ही सीखना शुरू कर देते हैं, और नेचर को देखना और वो कैसे काम कर रहा है वो समझ जाते हैं। जैसे कि जब हम ऐसे बैग को ऐसे पीठ पे ऐसे रखते हैं, तो मुझे पता है कि जब मैं इसको होल्ड करके नहीं रखूंगा, इसको ये इधर से साइड से गिर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। मतलब ग्रेविटी तो हम लोग को पहले से ही पता है। भले ही वो पता नहीं कि उसको ग्रेविटी बोलते हैं, नाम में क्या रखा है, नाम तो उसका ग्रेविटी दे दिया गया है। मेन बात तो ये है कि अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है चीजों को, जो कि हम बिना पढ़े हुए भी फिजिक्स बचपन से ही जानते हैं इन चीजों को। फिर ये भी पहले से ही हमें पता है कि कभी कभी स्कूल जाते समय रास्ते में कुछ बैर का पेड़ दिख जाता है, तो वो तोड़ने लगते हैं। तो कभी कभी कांटा चुभ जाता है, तो वो भी मुझे पता है कि जब कोई नुकीला चीज होता है, शार्प होता है, तो वो ज्यादा प्रेशर लगाता है, वो चुभता है। और जब कोई चौड़ा होता है लकड़ी का, जैसे चौड़ा टुकड़ा है, तो वो नहीं चुभता है, और नुकीला कांटा चुभ जाता है। तो बैर तोड़ने की जब भी कोशिश करेंगे, तो वो कांटा आपके हाथों में लग सकता है। तो इससे हम लोग प्रेशर, भले ही उसका नाम प्रेशर दे दिया गया है कि एरिया कम होने पे प्रेशर ज्यादा लगता है, लेकिन इसका एहसास तो हमें बचपन से ही होता है, राइट। अब उसका नाम बाद में प्रेशर दे दिया, तो उसमें नाम में क्या रखा है, नाम तो ऐसे ही याद कर लेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग तो ये तो जानते हैं कि एरिया कम रहने पे ज्यादा प्रेशर लगता है पहले से ही। ये भी एक देखिए, आप गिल्ली डंडा खेलते होंगे बचपन में, और इसके नियम को आप याद नहीं किए होंगे कभी। ये मुझे तो लग रहा है कि ये किसी किताब में इसका लॉ आज तक लिखा हुआ भी नहीं होगा कि कैसा नियम है इसका, गिल्ली डंडा का। लेकिन हम लोग देख देख कर सारा कुछ समझ जाते हैं गिल्ली डंडा खेलना, है कि नहीं।
तो अब हम प्रकृति के सारे नेचर में जो भी फेनोमेना हो रहा है उन सबको आज के बाद आप देखेंगे। सुबह से उठकर और रात को सोने तक आप हमेशा एनालाइज करेंगे कि आपके चारों तरफ चल क्या रहा है, और उसको कोशिश करेंगे कि अब तक जो आपने पढ़ा है क्या उनमें से किसी लॉ से, किसी नियम से वो एक्सप्लेन हो सकता है क्या। ऐसा करने की आप कोशिश करेंगे, राइट। ये देखिए छोटा बच्चा है, ये भी जानता है कि मुझे हाथ में पकड़कर कैसे रखना है चीजों को, मैं छोड़ूंगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो इसको भी एहसास है इस बात का कि कैसे ये ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखना है, तो फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे। मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट ये मेरे हाथ में नहीं अटैच होकर रहेगा, नीचे गिर जाएगा। तो कितना सारा बात फिजिक्स के चीजों को, फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, सिर्फ नाम ही अलग है। बाकी सारे लोग, ये छोटे छोटे बच्चे भी इन चीजों को बचपन से ही सीख जाते हैं। तो हम साइंस का डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। इन चीजों को क्या क्या एनसीईआरटी में दिया है, तो सबसे पहले साइंस का डेफिनेशन दिया हुआ है कि साइंस क्या है। तो साइंस के बारे में बुक में लिखा हुआ है कि साइंस सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस, राइट। और कोर्स में हमारे जो साइंस होता है उस साइंस का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ नेचुरल फेनोमेना थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज साइंस, ये लिखा है। मतलब नेचर में जो भी है, फिजिकल वर्ल्ड में जो हम अपने आसपास अनुभव करते हैं उसे फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। और फिजिकल वर्ल्ड के अलावा भी एक दुनिया होता है जो आध्यात्मिक दुनिया जिसको हम लोग बोलते हैं। उस आध्यात्मिक दुनिया को समझने के लिए आपको तपस्या करना पड़ता है, योग करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, या ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है, पौराणिक ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। तो इससे आप क्या, आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है। तो हम लोग अभी इस चैप्टर में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पढ़ाने वाले हैं, हम लोग फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। जो आप देखते हैं, जो महसूस करते हैं अपने चारों तरफ, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके। तो ये चैप्टर थ्योरेटिकल ही है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं। और एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज भी हैं वो भी थ्योरेटिकल ही हैं। तो हम लोग को व्हाइट बोर्ड का यूज नहीं करना पड़ेगा। और सेकेंड चैप्टर से हम लोग व्हाइट बोर्ड का यूज करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स आना शुरू हो जाएगा। तो इस चैप्टर में थ्योरेटिकल है तो एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो साइंस का डेफिनेशन क्या हो गया, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ नेचुरल फेनोमेना थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, वो क्या बोलेंगे, साइंस। अब साइंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक फिजिकल साइंस, और दूसरी तरफ अगर आप ट्री बनाएं तो पहले साइंस लिख लें, और साइंस को एक एक तरफ लिख दें फिजिकल साइंस, और दूसरे तरफ लिखते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस का फिर से उसे दो ब्रांचेज में डिवाइड किए गए हैं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। बायोलॉजिकल साइंस में क्या पढ़ा जाता है, बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा जाता है। अब लिविंग थिंग्स दो तरह के होते हैं, एक प्लांट्स होते हैं और एक एनिमल होते हैं। तो प्लांट्स के बारे में स्टडी को बॉटनी में पढ़ा जाता है, और एनिमल्स के स्टडी को जूलॉजी में पढ़ा जाता है। तो ये तो हो गया लिविंग थिंग्स के बारे में, मतलब बायोलॉजिकल साइंस के बारे में। दूसरी तरफ आता है फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में क्या पढ़ा जाता है, फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा जाता है। अब फिजिकल साइंस का दो ब्रांच है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री में सब्सटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाता है कि कैसे वो बने हुए हैं, किन मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं वो, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाता है, और वो कैसे रिएक्ट करते हैं दूसरे के साथ, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। और केमिस्ट्री को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं सब्सटेंस के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे वो बने हैं, केमिकल बॉन्डिंग्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सब पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक में उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कार्बन है, मैंने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। और इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं, उन कंपाउंड्स के बारे में जिनमें कार्बन नहीं होते, उनके बारे में पढ़ते हैं। और फिजिक्स पे अगर हम आ जाएं तो फिजिक्स नेचर में जो फेनोमेना हो रहा है, उस फेनोमेना के पीछे क्या लॉ है नेचर का, भगवान ने या नेचर ने क्या लॉ बनाए, नियम बनाए, उन नियमों को पढ़ना ही फिजिक्स है। तो प्रकृति में हो रही घटनाओं का संदर्भ, प्रकृति में हो रही घटनाओं
जो नेचर में फेनोमेना हो रहा है उसका लिंक किस लॉ से है, नेचर के कौन से नियम से है। जैसे जब भी वो आम का पेड़ से आम अलग होता है, टूटता है, तो नीचे ही गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? तो इसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशन का लॉ इन्वॉल्व है। वैसे ही रेनबो फॉर्मेशन होता है तो उसमें लाइट का कुछ फेनोमेना इन्वॉल्व है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन्वॉल्व है, या डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन्वॉल्व है। वैसे ही स्काई का ब्लू होना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऐसे बहुत सारे फेनोमेना इन्वॉल्व हैं जो हमारे आसपास हो रहे हैं। तो उन सारे फेनोमेना के पीछे क्या लॉ है नेचर का, उसको डिस्कवर करना ही फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स में हम लोग यही पढ़ते हैं और इसको एक्सपेरिमेंटली और लैब में और इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और लैब में एक्सपेरिमेंट करके और इसको प्रूव करके तब फाइनल उसको लॉ बताते हैं कि ये नेचर का लॉ है। तो फिजिक्स क्या हो गया? नेचर में जो भी फेनोमेना हो रहा है वो किन नियमों पे आधारित है, उन नियमों का खोज ही फिजिक्स है। फिजिक्स और मैथ्स में क्या रिलेशन है? देखिए, फिजिक्स में हम लोग जो नेचर में हो रहा है फेनोमेना, उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसका जो नियम है नेचर का उसको मैथमेटिकल फॉर्म देते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म देने से अपने थॉट को एक दूसरे से बताना आसान हो जाता है। तो मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज हो गया नेचर का। इस लैंग्वेज में हम आसानी से नेचर के जो लॉ हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर ग्रेविटेशन का लॉ है कि ऑल ऑब्जेक्ट हैविंग मास अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर masses and the force of attraction is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to square of subtraction between them। ये कितना बड़ा नियम है, लेकिन इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए तो कितनी आसानी से हम लिख सकते हैं कि F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना देखते ही लोगों को समझ में आ जाता है कि फोर्स मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैथमेटिक्स क्या हो गया? जैसे फिजिक्स हो गया कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? नेचर को जानना। तो आप समझिए कि फिजिक्स है, आपको नदी पार करना है। तो मैथ्स क्या है? उसमें एक नाव के समान है, वो आपको पार कराने का काम करता है। तो जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनको नाव की खूबसूरती पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि नाव कितना अच्छा है, कितना कौन से कलर का पेंट किया हुआ है, उसमें नहीं फंसना चाहिए। उनका काम है सिर्फ इस किनारे से उस किनारे चल जाना, उनका लक्ष्य तो उस किनारे पे है, राइट? तो वो बोट क्या हो गया? एक सहारा हो गया जो आपको इस पार से उस पार ले जाएगा। यानी कि प्रकृति जो भाषा समझती है, जिस भाषा में आपको समझाना चाहती है, वो नेचर का भाषा क्या है? वही मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ नेचर, राइट? और फिजिक्स हम लोग समझने के लिए, फिजिक्स को इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, राइट? लेकिन फिजिक्स मैथ्स नहीं है। मैथ्स तो एक मात्र जरिया है आपको, फिजिक्स तो आपके जीवन में बहुत सारा काम आपको करना है, वो सब कुछ आपके जीवन का उद्देश्य, प्रकृति को जानने का उद्देश्य, आपको क्या क्या करना है, उस किनारे पे जाके इस किनारे पे क्या कर रहे थे, वो सब फिजिक्स है। मैथ तो आपको बस एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का साधन है। तो जैसे आपका संपूर्ण जीवन है वैसे फिजिक्स है, और आपके जीवन में ट्रांसपोर्ट का क्या महत्व है? वही मैथमेटिक्स का महत्व है। आपको अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो सहारा लेना पड़ता है ट्रांसपोर्ट का, वैसे ही मैथ्स का सहारा लेकर आप जल्दी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। अगर नहीं सहारा लेंगे मैथ्स का तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में, राइट? अब नेक्स्ट हमारा है 6 स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, या साइंटिफिक मेथड भी अगर एग्जाम में आएगा तो यही लिखना है। तो साइंटिस्ट ये 6 स्टेप्स को फॉलो करते हैं किसी भी नेचर के लॉ को डिस्कवर करने के लिए, रिवेल करने के लिए। उन लोग ये 6 स्टेप फॉलो करते हैं। और आपको भी, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो जब भी ऑब्जर्वेशन करें इन 6 स्टेप को फॉलो करें। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। मतलब आपको लगातार किसी चीज को देखते रहना है। जैसे न्यूटन ने लगातार देखा कि एप्पल डाउनवर्ड नीचे अर्थ की तरफ ही आ रहा है, कभी ऊपर नहीं जा रहा है। तो उसको आपको लगातार देखते रहना है। तो इस फर्स्ट स्टेप को क्या हम लोग बोले? सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सेकेंड होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट।
अगर आपने देख लिया कि ये नेचर में हो रहा है, ये फेनोमेना, ठीक है, नीचे की तरफ हर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको लैब में आप ऑब्जेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखें कि लैब में भी जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं तो नीचे ही जा रहा है क्या, और नीचे जा रहा है तो कितना टाइम उसको लग रहा है नीचे जाने में, वो सब सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन उसका करके और एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। कंट्रोल्ड मतलब वो आप मास आपके वश में होगी, कितने केजी का मास है, डिस्टेंस कितना है, वो सब कंट्रोल मैनर में आपको क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है लैब। थर्ड है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उसका कारण बताना है कि ये क्यों हो रहा है, क्वालिटेटिव भी बताना है और क्वालिटेटिव रीजनिंग का मतलब क्या हो गया और क्वांटिटेटिव का मीनिंग क्या हुआ। क्वालिटेटिव का मतलब हुआ कि क्वेश्चन पूछना कि क्यों ये ऐसा है, ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण हो रहा है कि रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण हो रहा है अपने एक्सिस पे, ये किस कारण से हो रहा है उसका कारण ढूंढना, उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव रीजनिंग उसको एक्सप्लेन करना, उसके कारण को ढूंढना, डिस्क्राइब करना कि इसका इस ग्रेविटेशन का कारण क्या है। तो उसका कारण न्यूटन ने क्या ढूंढा, उसका कारण ढूंढा कि मास, ये मास के कारण हो रहा है, अर्थ के रोटेशन के कारण नहीं हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है रोटेशन के कारण नहीं लग रहा है, रिवॉल्यूशन के कारण नहीं लग रहा है, क्यों हो रहा है, तो मास के कारण हो रहा है। तो उस क्यों का आंसर देना ही क्वालिटेटिव है। अब कितना लग रहा है इसका आंसर देना, हाउ मच मतलब उसका मेजरमेंट करना कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रही है, G m1m2/r² लगा रही है। तो इस चीज का पता लगाना कि कितना लगा रही है, कितना मास होगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, मतलब हाउ मच, इस क्वेश्चन का आंसर करना क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गया। और वाई का आंसर करना, इस क्वेश्चन का आंसर करना क्वालिटेटिव रीजनिंग हो गया। अब जो आपने डिस्कवर किया नेचर का लॉ उसका। गोल्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हो गया कि 5 किलोमीटर से ड्रॉप किए तो कितने टाइम में अर्थ पे आ रहा है, 10 किलोमीटर से ड्रॉप करने से कहीं ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है, इस चीज को क्या, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। तो अब थर्ड हो गया, 3 हो गया। फोर्थ है मैथमेटिकल मॉडलिंग। आपने जो भी क्यों और क्या का कारण आंसर दिया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन दे दिया, नेचर में जो ऑब्जर्वेशन किया उसका, अब उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देना होता है ताकि आप अपनी बातों को इजी वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाने को ही क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो ये फोर्थ स्टेप हो गया, प्रेडिक्शन करना। प्रेडिक्शन करने में क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा अर्थ के पास मास है तो ये अट्रैक्ट कर रही है, तो जुपिटर के पास भी मास है तो जुपिटर को भी सन अट्रैक्ट किए हुए होगा, जुपिटर पे जाकर और नहीं निकाला होगा न्यूटन ने कि कितना फोर्स लगा रहा है। लेकिन वो प्रेडिक्शन किए कि जब सारे मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सारी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके पास भी मास है तो जुपिटर भी कर रहा होगा, जितने स्टार्स हैं वो भी कर रहे होंगे। तो ये प्रेडिक्शन कहलाता है। तो पार्ट जो आपको इसमें दिख रहा है वो रेड वाला पार्ट, ये सब क्या है, वो बोला कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है ये सब ब्लैक वाले सीड्स जो इसके हैं वो सब ब्लैक वाले पार्ट है। जबकि ये बाद में फॉल्स हो गया। क्या फॉल्स हो गया इसमें, बाद में जब रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट किया तो उसको पता चला रदरफोर्ड को कि ये तो जे थॉमसन गलत बोल दिया, ऐसा नहीं होता है, कि उन्होंने अलग कुछ मॉडल दे दिया रदरफोर्ड ने, तो वो जे थॉमसन का जो भी लॉ था उसको उन्होंने फॉल्स प्रूव कर दिया। तो फॉल्सिफिकेशन सबसे लास्ट स्टेप होता है। तो अगर कोई भी नेचुरल लॉ आज है फिजिक्स का और बाद में वो फॉल्स प्रूव होता है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है, तो उसे अगर वो वेरीफाइड नहीं होता है, रॉन्ग प्रूव हो जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये फॉल्सिफिकेशन स्टेप है, 6th स्टेप है। तो देखा आपने, हम लोग साइंटिस्ट लोग, तो देखा आपने साइंटिस्ट कितने मेथड को फॉलो करते हैं, वो टोटल 6 मेथड को फॉलो करते हैं किसी भी लॉ को डिस्कवर करने के लिए, नेचर के लॉ को डिस्कवर करने के लिए 6 लॉज को फॉलो करते हैं। कौन कौन से, तो फर्स्ट में था सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, सेकेंड था कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फोर्थ था मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिफ्थ था प्रेडिक्शन करना, और सबसे लास्ट में था फॉल्सिफिकेशन और वेरिफिकेशन। राइट। तो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टूडेंट्स यहीं पे खत्म करते हैं, और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ये सीखेंगे कि साइंस का मेन 2 कॉन्सेप्ट्स क्या है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। ये 2 मेन कॉन्सेप्ट है
साइंस का। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग स्टूडेंट्स और भी इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को जैसे ही मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आप तक वो पहुंच जाए। और इस सीरीज में, लेक्चर सीरीज में हम सारे चैप्टर्स का लेक्चर बनाने वाले हैं। So okay everyone, thank you for watching this video.